सर एक बात बताइए, हम शायद साल भर से पूरी दुनिया ट्रंप को लेकर जैसे कहते हैं गलिया ही रही है। आपने कहा कि वो हैबिचुअल झूठे हैं, दावे झूठे हैं, एप्स्टीन में नाम है, वॉर इसलिए कर दी, डाइवर्शन, तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या? जब मन किया, आप देखिए कि आपने वेनेजुएला का जिक्र किया, ग्रीनलैंड का जिक्र किया, और अब आज ईरान और ये तमाम स्थितियाँ। वर्ल्ड इज फेलिंग, ट्रंप मे बी विनिंग, बट इससे होगा क्या सर? ये कोई स्टॉप तो करेगा नहीं, कभी कोई फुल स्टॉप तो लगाएगा ही नहीं ऐसे, और ऐसे ही अगले 4 साल निकल जाएंगे और ऐसे ही पूरी दुनिया बर्बाद होती रहेगी। उनके नए फैसले, नए ट्वीट्स, नए ट्रूथ सोशल पे पोस्ट। जवाब दूं इसका? जी देखिए अदिति जी, ऐसा है कि हु विल स्टॉप, माय क्वेश्चन इज हु विल स्टॉप हिम? हु विल स्टॉप हिम का मतलब है कि जिस तरह से ईरान लड़ रहा है अंतिम दम तक, जिस तरह से लड़ रहा है, यही स्टॉप करेगा। कारण ये है कि अब ट्रंप जो है ना वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कम से कम रुके, वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। हाँ। क्योंकि इजराइल तबाही की तरफ है। हाँ। इजराइल पे भी जम के ईरान जो कर सकता कर रहा है, आगे भी करेगा अगर। और जो ट्रंप कर रहे थे इनडायरेक्टली, एक्चुअली ट्रंप का टारगेट चाइना और रूस था, इनडायरेक्टली वो उनको हैंडीकैप करना चाहते थे। कई निशाने थे। नहीं, वो कई निशाने थे, ये तो छोटा सा निशाना था। ये देखिए, होता युद्ध कहीं और चल रहा है, उसका रिजल्ट कहीं और, एक्सपेरिमेंट काम कहीं और चल रहे हैं। तो मसला ये है कि कब्जे का मसला है। अब देखिए कि अमेरिका धनी देश कैसे बना। जब मैंने ये सब ऑयल और एनर्जी की खोज हुई, सऊदी अरेबिया से उसने एक डील की कि हम हमेशा जो ये ऑयल है वो डॉलर में ही आप बेचोगे, और उससे डॉलर हमेशा मजबूत रहा, हमेशा रेलिवेंट रहा। ऐसी स्थिति में जो ये भारत को भी रूस रुपए में बेच रहा था, और वेनेजुएला को बताया ना अभी कि युआन में बेच रहा था चीन को। इससे जो हेजेमनी है ना अमेरिका की डॉलर की, वो कमजोर हो रही थी, उसको डेंट पहुंच रहा था। इससे अच्छा ब्रिक्स जो था एक अच्छा डेवलपमेंट था। ब्रिक्स भी एक चुनौती ही है एक तरह की, जो हेजेमनी है यूरोपीय देशों की या फिर अमेरिका की। यूरोपीय देशों में अमेरिका महत्वपूर्ण है, तो मैंने यूरोप में तो है नहीं, लेकिन यूरोपीय देशों का भी कहीं ना कहीं नेता अमेरिका ही बनता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए राजनीति में क्या होता है ना कि ये बहुत ही तलवार की धार की तरह है। आपका एक स्टेप आपको अमेरिका को हमेशा के लिए बहुत गहरी मुश्किल में डाल देगा, और जो फोकस है पावर का वो शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक मजबूत देश के रूप में खड़ा सकता है। वो एक बहुत बड़ी बात है। सर एक दूसरा आप मुझे समझाइए कि एकदम से वो कहते हैं कि मतलब मैंने ये देखा 56 घंटों के अंदर मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव आया, जैसे उन्होंने कहा कि अभी 5 दिन युद्ध नहीं होगा। आप देखिए कि मार्केट भी उछाल में आया, $86 प्रति बैरल ऑयल चला गया, और फिर जैसे ही उन्होंने 27 मिनट बाद ईरान ने खंडन किया, वापस मार्केट नीचे आ गया। तो ये तो मार्केट मैनिपुलेशन है। कितने लोगों ने रीइन्वेस्ट किया। खतरनाक शब्द है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग पे क्या होता है कि पीपल हु नो, जिनको जानकारी है किसी भी पॉलिटिकल या ट्रेड सूत्र की, वह इसको मैनिपुलेट करते हैं। ट्रम्प बिजनेसमैन है, चाहे रियल एस्टेट में डील करें चाहे पैसे में, उनको मालूम है कि किस तरह से एक झटकेदार खबर दी जाए ताकि मार्केट नीचे चला जाए। उनके मित्रों को पहले ही पता लग जाता है कि अब 3 बजे ट्रंप एक झटकेदार न्यूज़ देने वाले हैं, मार्केट गिरने वाला है 1100 पॉइंट। दोस्तों को पहले से ही फ़ोन जा रहा है, भाई 4:30 बजे खरीद लेना। आज वीकेंड में ऐसा ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद पहले से ही ट्रंप को मालूम है कि मैं कुछ शानदार, दिल गदगद करने वाली खबर दे दूंगा कल सुबह, जिससे कि मार्केट जो है 4100 पॉइंट प्री ट्रेडिंग में ऊपर चला जाएगा। ट्रंप के मित्रों को वही खबर पहले भी पहुंच जाती है कि भाई अभी जो है, जब दिल दहलाने वाली खबर आएगी तो गिरेगा, टूटेगा, खरीद लेना। और कल सुबह जब बहुत शानदार, खुश करने वाली खबर आएगी, ऊपर जाएगा। तो होता क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द हम शायद पहचानते नहीं हैं भारत में, अभी हम सीख रहे हैं। ट्रंप इन सब गतिविधियों को 30 साल, 20 साल, 10 साल पहले सीख चुके हैं। देखिए, शेयर मार्केट में उनके मित्र हैं। रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादातर कैपिटलिस्ट लोगों का खेल है, धनाढ्य लोगों का खेल है। उनके जेब में सर हम तो कठपुतली हैं ना सब। हाँ, मैं तो एक और चीज़, जैसे पेंटागन की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये सिर्फ टाइम बाय वाली बात स्थिति तो दिखी रही, ईरान ने भी कहा। रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्होंने अपनी मिलिट्री, नेवी, हर तरीके से और ज़्यादा सैनिक ईरान के इर्द गिर्द भेजने शुरू कर दिए हैं। जो पावर प्लांट पे अटैक करने की बात है उसके इर्द गिर्द भेजने शुरू कर दिए। फ्राइडे तक पहुंच जाएंगे, सैटरडे को आपको धमाका मिलेगा। ये भी संभव है? देखिए अदिति जी,
ये चीज़ें ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हम सैनिक भेज रहे हैं, मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात बहुत पहले से हो रही है। हो सकता है एक टाइम बाइंग का इनका इरादा हो, बट आज ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि हमने कुछ पॉइंट्स रिसीव किए हैं मीडिएटर्स के थ्रू, बातचीत के कुछ पॉइंट्स रिसीव किए हैं जो प्रिकर्सर ऑफ टॉक्स, मतलब टॉक्स होने से पहले शायद ये कुछ बिंदु हैं, हम इस पे विचार करेंगे, देखेंगे। और उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान का नाम है, टर्की का नाम है, तुर्की का भी नाम आ रहा है, यूके वगैरह भी बैक साइड से कर रहे हैं। दिक्कत है कि ट्रंप पे ट्रस्ट ही नहीं है। 2 बार पहले भी ये हो चुका, पिछले साल जून में बातचीत के दरमियान ही अटैक किया था ट्रंप ने ईरान पे, फिर अभी फरवरी में भी वही हुआ, ओमान के थ्रू सारी बातचीत चल रही थी और उस अटैक हुआ। तो यहाँ पे अब पूरे विश्व का जो ट्रंप पे एक ट्रस्ट लेवल है वो गिर चुका है। ईरान की तो बात छोड़िए, पूरे विश्व का। इसमें दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि अब हु विल बिल्ड द कैट, ट्रंप को कौन रोक पाएगा, कौन रोक सकता है। नहीं, एक आपने जो ओमान का जिक्र किया, ओमान एक न्यूट्रल कंट्री की तरह देखा जाते हैं। अली लारियानी के माध्यम से बातचीत भी हो रही थी, उनको हटा दिया गया है, मार दिया गया है। तो अब टर्की पाकिस्तान क्या कुछ कर लेंगे? मतलब आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव कुछ चीज़ हो पाएगी? देखिए, अभी ट्रंप ने खुद हिंट दिया है और उसमें अभी ईरान में जो लीडर्स हैं उसमें पार्लियामेंट के स्पीकर का नाम आ रहा है। हालांकि पार्लियामेंट के स्पीकर ने रिफ्यूज़ किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। बट ट्रंप ने ऐसा कहा है, कुछ लीडर्स के नाम उन्होंने क्लियर कट नहीं बता रहे, बस उसमें नाम आ रहा है कि जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, शायद उनसे बैकडोर। लेकिन ईरान ने खंडन किया है, कोई बात खंडन किया, इसलिए मैंने कहा ना कि, लेकिन कल खंडन किया, आज ऐसी बातें आ रही है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कह रहा है कि हाँ कुछ पॉइंट्स हमने रिसीव करें। तो कई सारी चीजें वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही हैं। बैक चैनल ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी इज वर्किंग, कितना वो सक्सेसफुल होगा, पीछे का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, आगे कहना मुश्किल। संदीप सर, ये जो डिप्लोमेसी के मामले में हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि डिप्लोमेसी के मामले में भारत ही विश्व गुरु हो गया है? जहाँ बोलना होता है वहाँ बोल देता है, ज़्यादातर वो चुप रहता है, अपना काम निकालता है। ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है और अपनी शिप्स भी निकाल रहा है। अभी भी 22 अटकी हुई हैं, लेकिन निकालने की कोशिश है। और इस बीच में संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कोरोना के लिए की तरह तैयार हैं, हमारे पास बैकअप है, पेट्रोलियम के पास अलग है, सरकार के पास अलग है, गैस का बैकअप है, हमारे अलग 40 देशों से बातचीत चल रही है, वहाँ से आ रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। उनके पास कहने को कुछ दूसरा है भी नहीं। तो पार्लियामेंट में खड़े होकर तो फैक्ट्स ही बताएंगे ना सर। नहीं, पार्लियामेंट में तो खड़े होकर कटुआ कह रहा था उनका एक सांसद, उनकी सांसद, उनके पार्टी का सांसद तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल चुका है, मैंने अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वो तो उस गरिमा को, पर सर प्रधानमंत्री की गरिमा अलग होती है ना, देश सुन रहा है 140 नहीं, करोड़। गरिमा तो हमको किसी की गरिमा वरिमा की बात ही नहीं करना, हमको इंडिविजुअल, आप जो मैं कहता हूँ, तथागत बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको तुम कभी मानना मत, आंख बंद करके उसको क्वेश्चन करना तब मानना। तो हम तो प्रधानमंत्री को तो बहुत छोटा समझते हैं, तथागत बुद्ध तो बुद्ध थे। देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी का एक इतिहास रहा है, लगातार ये तो कहते रहे हैं ये लोग, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं बोलते हैं, तमाम तरह की चीज़ों पे नहीं बोलते हैं। जो ये बोल रहे हैं, भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसकी इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। ईरान से भी संबंध खतरे में है, इजराइल और अमेरिका से भी बहुत बढ़िया नहीं है। तो कहीं, अच्छा दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, 80% आपका गैस और ऑयल उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। आप समझ रही हैं, हम लोग बहुत संकट में है। सरकार जो कल उसने मीटिंग की है और जो कह रही है, उसमें अगर चीज़ें सप्लाई ठीक से नहीं होती हैं, रूस से भी हमारा संबंध कोई बेहतर नहीं है। जब आप गाइड होने लगते हो, एक देश आपको तय करने लगता है कि आप कितना सैंक्शन वो लगाएगा, आप क्या डील करोगे, वो डील वो तय करेगा कि $500 बिलियन की खरीदारी आपको करनी है, आप उससे खरीदते रहो पहले 39 बिलियन। एक बात मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरा कर लूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत को आगे और गंभीर संकट, देखिए बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, हमारे 90 लाख लोग गल्फ में रहते हैं, ठीक ना, पर्शियन गल्फ और उसके जुड़े हुए देशों में रहते हैं। सबसे ज्यादा यूएई में लोग रहते हैं, 35 लाख लोग, और 2.5 लाख लोग आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हमारे फंसे हुए हैं। 4.5 लाख का आंकड़ा दिया उन्होंने, मिडिल ईस्ट से बुला के। आज मैंने अखबार में 2.2 पढ़ा है उन्होंने जो दिया, और ठीक है, मान लीजिए वो प्रधानमंत्री उन्होंने सही दिया होगा। बाकी हमारे लोग फंसे हुए हैं, सारी चीजें फंसी हुई हैं। जो देश का रेमिटेंसेज आता है ना दीदी जी, उसका 38% गल्फ से आता है। बिल्कुल, हम यहाँ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारी चीजें हम उसी गल्फ पर आश्रित हैं। अच्छा, मुझे दो बातों का जवाब बताइए। आज आप सुबह नाश्ता करके आए घर से? हाँ हाँ,
तो गैस पे बना होगा। हाँ हाँ गैस की कमी नहीं है। नहीं। गैस पे आप रोज सुबह लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो कमी तो नहीं है ना अभी तक। नहीं, कमी इसलिए नहीं क्योंकि मैं पीएनजी से पे आश्रित हूँ। पाइप वो तो खुद भी वो कह रहे हैं पीएनजी नहीं, पीएनजी जो है ना, पाइप नेचुरल गैस, वो घरों की सप्लाई माने बाधित नहीं है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री में जा रही है वहाँ कम कर दी गई है, पहली बात। दूसरी, पीएनजी वाले सुरक्षित हैं। अभी सिलेंडर में जब आपके स्टूडियो में आ रहा था तो मुझे ड्राइवर ने बताया कि 4,000 रुपये में सिलेंडर बिक रहे हैं। 400 रुपये किलो ये जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, 400 रुपये किलो खुले मार्केट में भारत में बिक रही है। ये संकट जो आएंगे ना, जब तक आएगा, जब तक ये रेगुलर होगा सुचारू रूप से, तब तक तो ये संकट और बढ़ चुका होगा। पेट्रोल से होगा क्या कि सब्जियों के सामान के ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, फुटकर चीज़ों का दाम बढ़ेगा, और उसके बाद फिर महंगाई बढ़ेगी, हमारे उधर रिमिटेंसेस कम होगी, और उसमें दिक्कत ये है कि डॉलर भी, इन्वेस्टर्स जो है ना पैसे अपने इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो उधर भी हम कई तो एक साल पहले 84 था, आज 94 है। 94 है। अरे भाई, वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग 64 रुपए पे ट्वीट करते थे। फर्ज कीजिए कि मोदी सरकार नहीं होती और यही स्थिति होती, कोई और सरकार होती, तो उसको भी क्या करना चाहिए था? यही तो करना चाहिए था, या कुछ और कर सकते थे? नहीं, वो कर सकते थे। ईरान की तरफ चले जाते? नहीं, चले जाने की जरूरत नहीं। इजराइल के साथ खड़े होते? नहीं, आपको ध्यान होगा बेस्ट सिनेरियो क्या होता आपके साथ? बेस्ट सिनेरियो ये है कि हमको कम से कम एक ऐसा स्टैंड रखना होता जहाँ पे कि हम तटस्थ रहते इस युद्ध में, कोई पार्टी की तरह नहीं दिखते, तटस्थ होते, और हम उस पर एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखते। तो वो तो रखा मोदी जी? नहीं, रखा कहाँ। जब आपके अयतुल्ला खुमैनी को मार दिया गया, 5 दिन बाद भारत सरकार ने उसकी निंदा की है, मतलब उस पर स्टेटमेंट दिया। तो भारत सरकार का स्टैंड है ना सर, कि जब भी पाकिस्तान के साथ कोई इशू हुआ तो ईरान का स्टैंड अपना स्टैंड था और इजराइल साथ खड़ा था। नहीं, ईरान का तो यही मौके होते हैं जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने एक्शंस में दिखाते हो। मैं समझना चाहती हूँ, मेरे दर्शक समझना चाहते हैं। नहीं, मैं उन्हीं को समझा रहा हूँ। ईरान का स्टैंड जो था वो अपना स्टैंड था, तो भारत का अपना स्टैंड था। उनको 5 दिन बाद लगा जयशंकर जी को कि आप करें। ईरान से भारत का संबंध इतना खटाई वाला नहीं था, पहली बात। ईरान एक्चुअली कश्मीर वाले they said we are friends, India is a friend। देखिए ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हैं कि फ्रेंड्स, ईरान से भी फ्रेंडशिप रही है, इजराइल से भी रही है। हम क्यों किसी की पार्टी क्यों बनेंगे? हम किसी का भी, जैसे जिस दिन प्रधानमंत्री आते हैं उसके अगले दिन हमला होता है 28 फरवरी को। आपको मालूम है कितने ठिकानों पर ईरान के 131 जगहों पर 30 घंटे में 2500 बम गिराए हैं अमेरिका और इजराइल ने, ठीक ना? क्या इन्होंने तर्क दिए? 2-3 चीजें कह रहे थे कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा है और हम वहाँ रेजिम चेंज करना चाहते हैं। ट्रम्प कौन होते हैं रेजिम चेंज करने वाले पूरी दुनिया के देशों में? पहली बात ये यूनिवर्सल सवाल है। हाँ, पहले यूनिवर्सल सवाल है। रही बात जो ईरान से संबंध भारत का कभी इस तरह का इतना कभी खराब नहीं रहा है। जब कश्मीर के इशू को पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करना चाहता था तो ईरान ने भारत का साथ दिया था, और वही मसला नहीं है। भारत जो है ना, भारत की हमेशा एक नीति रही है कि कहीं भी कोई माने एक तरह से इस तरह का अग्रेशन हो जहां किसी भी देश की सॉवरेनिटी प्रभावित हो, तो वहां भारत उसको प्रोटेक्ट करना है या फिर उसके मूल्यों की बात करता रहा है, पहली बात। तो ये एक्चुअली एक नॉन अलाइनमेंट या तटस्थ होना ये बहुत जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान अभी भी रूस और चीन के जहाजों को जाने दे रहा है, आराम से जा रहे हैं। भारत का भी आ सकता था। बात देखिए जो मीडिया में बताया जा रहा है, भारत की 2 जहाज तो आए सर, 2 जहाज आए, उससे क्या होना है इवेंचुअली? और वो कह रहे हैं कि वी आर फ्रेंड्स, वी विल टॉक ऑन डील्स। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है मैडम अदिति जी, हमारी दुनिया के सबसे बड़ी 1.5 हो गए हैं रफली। तो इतनी बड़ी आबादी है, 2 जहाज आ जाएंगे, कितनी सप्लाई होगी? 80% हमारी जो कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया पे आधारित है। सर क्या लगता है क्या करना चाहिए था भारत को, और रिफाइन कैसे करते अपनी फॉरेन पॉलिसी? कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। देखो, दिक्कत यह है कि आपदा में, विपदा में रास्ता खोजना बहुत मुश्किल है। अंधेरे में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बारिश हो रही है, धूल तूफान, रास्ता खोजना खूब मुश्किल है। ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। बतौर, देखो मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं बात कर रहा, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बात कर रहा हूँ। रास्ता खोजना बहुत ज़रूरी है। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही गलत कदम नहीं लेना, किसी को नाराज़ नहीं करना, ये तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सिखाया गया है कि क्या आप दुश्मन की अंतड़ी से कुछ काम की चीज़ें निकाल सकते हैं, निकालिए। तो अभी हमारा जो अप्रोच है वो इस तरह से है कि हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ काम बनता है उसको निकालेंगे। अब मैं चलो एक हल्का सा बयान दे देता हूँ। पहले हम लोग आदर्शवादी हुआ करते थे, आप भी थोड़ा आदर्शवादी हैं, इज्जत करता हूँ, धन्यवाद।
लेकिन देखो होता यह है कि काम निकालना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कैसा होता है, विरोध होगा, गतिरोध होगा, उसके बावजूद हमें आगे बढ़ना है। पेट्रोल डीजल की कीमत बात कर रहे हैं, दुनिया में सभी देशों में, अमेरिका में 30% बढ़ चुका है, 70%। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ बढ़ेगा, हमारे यहाँ भी आस्ते आस्ते बढ़ने की इंगित इंडिकेशंस आ रहे हैं। हाँ, सीएनजी पीएनजी गैसेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, कर्व करना पड़ेगा, कुछ लोगों को कमर पर कहते हैं ना टाइटेनियम बेल्ट करना पड़ेगा। ऐसी हालत में युद्ध की परिस्थिति है, गरीब लोगों को थोड़ा आहत होना पड़ेगा।